हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक जनरल समरी बताने वाली हूँ ताकि अगर आप चैप्टर को बहुत जल्दी से ऊपर से करना चाहते हैं और जल्दी करना चाहते हैं तो आपको मैं हेल्प कर सकूँ। सबसे पहले है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कोई भी सब्सटेंसेस जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है उसे हमारी बॉडी से बाहर लेके जाता है। इसके पार्ट्स क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। किडनीज होती हैं दो, फिर दो किडनी की ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, उसे यूरेटर कहते हैं। फिर एक यूरिनरी ब्लैडर आती है, फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारा एंड वाला ऑर्गन होता है यूरेथ्रा, जिससे यूरिन एक्चुअल में एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाहर। अब यहाँ पे इस डायग्राम में जो यहाँ पे बनाया वो इंफीरियर वेना केवा और यहाँ पे अयोटा है। ये याद रखना, इंफीरियर वेना केवा राइट साइड होता है टू द अयोटा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो ये है जनरल एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी का, ठीक है। ये पार्ट्स है एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है हमारा जो है किडनी का अगर हम लोग एक सेक्शन करें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो हमें किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या क्या दिखता है ये देखो फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पे किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। यहाँ पे बने हुए हैं पेल्विस। सो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद आता है कैलिक्स। सो ये जो पार्ट है इसे कैलिक्स का है। तो ये हो गया रीनल पेल्विस, ये पार्ट हो गया रीनल कैलिक्स। फिर रीनल कैलिक्स के बाद ये हो गया मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स ये वाला पार्ट है, ये कैलिक्सेस हैं, ठीक है, ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं। अब ये सारा पार्ट है मेडुला और ये बाहर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स। किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो किडनी है, ठीक है, उसके दो पार्ट्स हो गए। एक हो गया किडनी का पार्ट जिसे कहते हैं कॉर्टेक्स और एक हो गया पार्ट जिसे कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटरमोस्ट पार्ट होता है, मेडुला जो होता है वो इनर पार्ट होता है, ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जो है वो मेडुला के अंदर इन्वेजिनेट कर रहा है और जिस पार्ट में वो इन्वेजिनेट कर रहा है इन बिटवीन दिस मेडुलरी पिरामिड्स उसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये कैलिक्सिस है। कैलिक्सिस के बाद यहाँ पे यूरेटर स्टार्ट हो जाता है किडनी का। यहाँ से ये जो पार्ट है इसे हाइलम कहते हैं। हाइलम वो पार्ट है जहाँ से जो रीनल आर्टरी है या रीनल वेन है वो किडनी के अंदर एंटर करती है। सो ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। अब हम करेंगे ये डायग्राम जिसमें नेफ्रॉन को शो किया है। अब नेफ्रॉन क्या है? किडनी का सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट इज़ नेफ्रॉन, जो बेसिकली फिल्ट्रेशन कर रहा होता है। सो किडनी का मेजर फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना। तो फिल्ट्रेशन का जो सबसे ज़्यादा छोटा फंक्शनल यूनिट है, जो बेसिकली किडनी का सबसे छोटा यूनिट है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। और एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। अब एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मालफीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। एक हो गया मालफीजियन ट्यूब्यूल या फिर मालफीजियन बॉडी कह लो उसे, तो मालफीजियन बॉडी। और एक हो गया ट्यूबुलर सिस्टम, ठीक है, ट्यूबुलर सिस्टम। अब मालफीजियन बॉडी जो है ये भी दो पार्ट्स की बनी होती है। आगे मालफीजियन बॉडी आगे दो पार्ट्स की बनी होती है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखो, ये वाला पार्ट है ना, ये है मालफीजियन बॉडी। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज़ द टफ्ट ऑफ दिस कैपिलरीज। इसे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज का बंडल है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस के आसपास जो होता है ना, जो उससे के आसपास होता है उसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस के आसपास होता है उसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमन्स कैप्सूल इज़ गेटिंग कॉन्टिन्यूड एज द पीसीटी, proximal convoluted tubule, then it forms this hairpin like loop of Henle. loop of Henle के बाद it form this DCT और DCT के बाद there is this collecting tube। कलेक्टिंग जो ट्यूब है या कलेक्टिंग जो डक्ट है वो आगे जाके पेल्विस में कंटिन्यू होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे पेल्विस पार्ट होता है। तो ये जो है हमारा नेफ्रॉन का मेजर पार्ट जो होता है वो ज़्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में होता है और उसका थोड़ा सा पार्ट मेडुला के अंदर होता है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसकी, ये पेल्विस में होती है इसकी। और पेल्विस से कलेक्टिंग डक्ट की जो भी सिक्रीशंस होती है वो यूरेटर में जाती है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सो ये है जनरली अबाउट हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर।
अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले जो ब्लड है वो आता है थ्रू द वे ऑफ द रीनल आर्टरी। मैंने आपको बताया यहाँ पे रीनल आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी से ब्लड आया, रीनल आर्टरी से भी ब्लड कहाँ से आया, एओर्टा से, एब्डोमिनल एओर्टा से, फिर वहाँ से रीनल आर्टरी से ब्लड आया। अब रीनल आर्टरी से ब्लड आया, वो एफरेंट आर्टरियोल में गया, एफरेंट आर्टरियोल से वो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस ने आगे एफरेंट आर्टरियोल दिया, एफरेंट आर्टरियोल से उसने जाके इस लूप ऑफ हेनले के आसपास एक कैपिलरी नेटवर्क बना दिया जिसे पैराट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, और ये इसे वासा रेक्टा भी कहते हैं। तो ये वासा रेक्टा उसने बना दिया एफरेंट आर्टरियोल ने, तो इसने वासा रेक्टा बना दिया, और फिर वासा रेक्टर से ये जो है आगे जाके रीनल वेन्स के अंदर कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है जो कि लूप ऑफ हेनले के आसपास होता है, इसे वासा रेक्टा कहते हैं, और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो सबसे पहले हमने ये बता दिया आपको कि एफरेंट आर्टरियोल्स है, वो एफरेंट आर्टरियोल्स है, यहाँ पे दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, दैट इज़ ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल को टुगेदर माल्फिजियन बॉडी कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस है, इस पे इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ग्लोमेरुलस इज़ द मेन ऑर्गन जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही होती है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही होती है, सारा ब्लड जो है वो आर्टरियोल से आया, यहाँ से फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल की मेम्ब्रेन, बीच में जो मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, वहाँ से फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर पीसीटी में गया, पीसीटी में से बहुत सारी चीज़ें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, फिर वो जाके लूप ऑफ हेनले में गया, लूप ऑफ हेनले में भी बहुत सारी चीज़ें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, यहाँ पे सिक्रीशंस भी हो रही होती हैं, यहाँ पे भी सिक्रीशंस हो रही होती हैं, यहाँ पे फाइनली गया और एक कंसनट्रेटेड यूरिन बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम हम समझते हैं। ये डायग्राम है ऑफ द माल्फिजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल या फिर माल्फिजियन बॉडी, जो मैंने आपको पहले बताया बोमन्स कैप्सूल होता है, इसमें ये होता है ग्लोमेरुलस एंड द बोमन्स कैप्सूल, जो माल्फिजियन बॉडी है। एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट मतलब आया और एफरेंट मतलब किया। अब यहाँ पे ये टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज है, यहाँ से सारा ब्लड है, यहाँ पे इट हैज़ टू बी फिल्टर्ड आउट। इसके अंदर ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले तो कैपिलरीज का एंडोथीलियम होता है, फिर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद एपिथीलियम होती है बोमन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन की, फिर एपिथीलियल होती है, फिर इससे इसके बीच में स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्लिट्स होती हैं। स्लिट्स से ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो फिल्टर्ड आउट हो जाती हैं, बस एक दो चीज़ें जो फिल्टर आउट नहीं होती वो होते हैं प्रोटीन्स इन स्लिट्स से फिल्टर आउट नहीं होता, तो इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस पार्ट में से होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी, प्रोटीन्स ऊपर ही रह गए, इवन जो है सेल्स, ब्लड सेल्स वो भी ऊपर रह गए, सिर्फ प्लाज्मा यहाँ से फिल्टर आउट हो गया, प्लाज्मा फिर आगे पीसीटी में कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है यूरिन की फॉर्मेशन। यूरिन की फॉर्मेशन के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि यूरिन की फॉर्मेशन के ऊपर 3 स्टेप्स होते हैं। एक होती है यूरिन की फॉर्मेशन में फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्सॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इस पार्ट में हो रही होती है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि यहाँ पे स्लिट्स होते हैं, स्लिट से फ़िल्टर आउट हो जाता है, तो यहाँ पे फ़िल्टर हो गया, और जिस रेट से वो फ़िल्टर आउट हुआ उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, कि कितना ब्लड यहाँ से प्लाज्मा यहाँ से फ़िल्टर आउट हुआ पर मिनट, तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। यूजुअली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 180 लीटर्स पर मिनट होता है, विच इज़ अ लार्ज अमाउंट, पर जो हमारा यूरिन होता है वो 1.5 लीटर्स होता है एक्सक्रीट आउट, वो बहुत कम है। यूरिन बहुत कम एक्सक्रीट आउट हुआ है एज़ कम्पेयर टू दैट इज़ बीइंग फिल्टर्ड, बिकॉज ज़्यादातर यूरिन का वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं आपको पूरा नहीं एक्सप्लेन कर सकती, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप चैप्टर जब पढ़ें आपको ईजिली सब समझ आ जाए। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डायग्राम है, दैट इज़ रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। कौन से सब्सटेंस कहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, कहाँ सिक्रीट हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ से होगी। अब सबसे पहले ये है पीसीटी पार्ट में से सोडियम क्लोराइड, दिस इज़ बाइकार्बोनेट आयंस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पोटेशियम आयंस, ये सारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव NH3 आयंस, नेगेटिव आयंस, ये सिक्रीट हो रहे होते हैं, और ये पार्ट है एब्जॉर्ब हो रहा है, ये पार्ट है सिक्रीट हो रहा है, इनसाइड जा रहा है। अब यहाँ से जो है पीसीटी से ज़्यादातर पीसीसी से 70 से 70 to 80% या 80 to 90% चीज़ें वो है रीअब्जॉर्ब, 70 to 80% लीजिए, वो सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर जो रीअब्जॉर्ब्ड पार्ट है वो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, जिसकी ये लूप ऑफ हेनले होता है, इसका एक डिसेंडिंग लिंब हो गया, एक असेंडिंग लिंब हो गया, ये हेयर पे लूप हो गया उसका लूप ऑफ हेनले का, ये थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब है, ये थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिंब है। जो डिसेंडिंग लिंब है दैट इज़
इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट इट इज़ परमेबल टू वाटर आयंस, मतलब वाटर इससे आउट हो सकता है बट इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो यहाँ से वाटर आउट हो जाता है। वाटर आउट यहाँ से बाहर निकल गया, तो अब वाटर यहाँ से चले गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड चीज़ें हो गई ना, तो यहाँ की लेवल की कंसनट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। फिर यहाँ की कंसनट्रेशन बहुत बढ़ गई हुई है, अब जो कंसनट्रेटेड है वो ऊपर जाता है थ्रू द असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बाहर आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ गए, तो यहाँ तक जो पहुँचा वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पे वाटर बाहर करा चला गया, तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड हो गया। अब कंसनट्रेटेड है, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर चले गए तो डाइल्यूटेड फ्लूइड आ गया ना वहाँ पे, तो यहाँ पे डाइल्यूटेड फ्लूइड है। अब डाइल्यूटेड फ्लूइड यहाँ से मूव करेगा फ्रॉम द DCT। अब डाइल्यूटेड फ्लूइड में से भी NaCl, वाटर, ये सारे आयंस जो यहाँ से बाहर हुए थे PCT से, वही DCT से बाहर आ गए। पोटेशियम एंड H पॉजिटिव आयंस अगेन अंदर चले जाते हैं, दे आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल, है ना, तो ये अंदर दोबारा से चले गए इस ट्यूब के अंदर। तो एक ऑस्मोलैलिटी के लिए अभी आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं आएगा समझ, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा इसके बारे में पता लगेगा कि यहाँ पे सिक्रीशन हो जाती है, ये pH और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। फिर उसके बाद ये कलेक्टिंग ट्यूब में यूरिन जाता है। सो ये यूरिन जो है, अभी यूरिन नहीं बना, अभी जो फ्लूइड है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है काफ़ी हद तक, और यहाँ से है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन आता है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है और यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है। तो आपने इसे ऐसे याद रखना है चीज़ों को। तो इस डायग्राम का मतलब ये है। अब कंसंट्रेशन नेक्स्ट डायग्राम जो है वो हमारा है ये डायग्राम, जो हमें बता रहा होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेफ्रॉन, वासा रेक्टा एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। सो अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म पे आपका क्वेश्चन आया तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ ज़रूर करना ही करना है गाइस, क्योंकि अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। आपको ये याद रखना है कि जो ऑस्मोलैलिटी है, जो ऑस्मोलैलिटी होती है इन द कॉर्टेक्स और मेडुला, वो 300 से लेकर 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर के बीच में रेंज करती है। 300 to 1200 बीच में आप कोई भी वैल्यूज़ लिख लें, जैसे यहाँ पे 300, 600, 900, 1200, तो आप 300 के गैप से लिखी हैं वैल्यूज़, आप ऐसे लिख लें, ठीक है। ये पार्ट बनाया है उन्होंने वासा रेक्टा, ये पार्ट बनाया है उन्होंने लूप ऑफ हेनले, ये है हमारा DCT, ये हमारा PCT, ये हमारा मालफिजियन बॉडी, ये हमारे होगी कलेक्टिंग ट्यूब, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। तो हमने इसे, मैं आपको समझाती हूँ ये है क्या चीज़, इजी लैंग्वेज में आपको सब बताती हूँ। देखो गाइज़, ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले जो है हमारा, वहाँ से मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम क्लोराइड है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है वो कहाँ गया, ये सारा पार्ट जो है बीच में, ये सारा पार्ट ये है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। सो सोडियम क्लोराइड मेडुलरी इंटरस्टिशियम में गया। अब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में गया तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो यहाँ की इंक्रीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस डायग्राम के हिसाब से कि यहाँ पे ये वासा रेक्टा है, ये इसके साथ साथ जा रहा होता है, ठीक है, ये साथ साथ इसके जो है पैरेलली मूव कर रहा होता है। काउंटर करंट का मैकेनिज्म गाइस ये होता है, मतलब ये होता है कि एक साइड से फ्लूइड नीचे जा रहा है, ठीक है, एक साइड से फ्लूइड नीचे जा रहा है, एक साइड से फ्लूइड ऊपर जा रहा है, तो वो काउंटर करंट ऊपर काउंटर करंट मेंटेन कर रहा है। वासा रेक्टा में जो है इफरेंट आर्टरियोल से जो ब्लड है यहाँ से जो है ब्लड वो नीचे जा रहा है और यहाँ से ब्लड ऊपर जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शंस ऊपर है, उल्टी है, मतलब वासा रेक्टा में डायरेक्शंस, तो ये काउंटर करंट मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। अब इस डायग्राम में मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड इंटरस्टिशियम में चला गया। अब इंटरस्टिशियम से सोडियम क्लोराइड सारा हमारा वासा रेक्टा, ये इसे आप ऐसे सोचें कि ये वासा रेक्टा की जो ट्यूब है ये इसके ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर ही, मतलब थोड़े से साइड में है ये वासा रेक्टा, जैसे इस डायग्राम में आपको बताया हुआ है ऐसे है। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड सारा इसमें चला गया, वासा रेक्टा के अंदर चला गया, ठीक है, तो वासा रेक्टा के अंदर चला गया, फिर वासा रेक्टा के अंदर चला गया और ऐसे ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई यहाँ तक और यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई। तो सारा सोडियम क्लोराइड यहाँ पे इंटरस्टिशियम में चला गया, फिर वहाँ से वासा रेक्टा में चला गया, वासा रेक्टा में चला गया मतलब ब्लड में चला गया, और ब्लड में चला गया मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारा चला गया, और फिर बॉडी में वो चला जाएगा वापस, मतलब ये सोडियम क्लोराइड तो रीअब्सॉर्ब हो गया और ब्लड के अंदर चला गया। और अब हमें पता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। अब इसकी अगर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी तो हमें होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी है, जो कि प्रिंसिपल हमारा फिजियोलॉजी का, कि हमें होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए अगर यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो गई तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ को जो है हमने काउंटर करंट करना है, तो क्या होगा, वाटर को भी वहाँ पे आना पड़ेगा। तो सोडियम क्लोराइड बाहर आया तो वाटर भी वहाँ पे बाहर आ जाएगा, सो दैट इट कैन मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी
तो वाटर बाहर आ जाता है। तो ऐसे हमारा वाटर बाहर आ जाता है, तो यही मतलब है कि वाटर बाहर आ जाता है तो हमारा जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, तो हमारी बॉडी से कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस काउंटर करंट मैकेनिज़्म। ठीक है, सो ये हो गया काउंटर करंट मैकेनिज़्म। एक कंसनट्रेटेड जो है यूरिन वो एक्सक्रीट करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में होती है। अब रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शंस है हमारा, कि किडनी फंक्शंस की जो रेगुलेशन है वो हमारा ब्रेन कर रहा होता है गाइस। ब्रेन करता है, ब्रेन में हमने इसमें इस पूरे पैराग्राफ में मैं आपको एक समरी पार्ट में बता देती हूँ आपको इसमें है क्या कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस कैसे होते हैं। एक है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, आपने याद कर लेना है। एक हो गया ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन। दूसरा हो गया JG एपरेटस, JGA दैट इज़ जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस। और तीसरा है ANF दैट इज़ ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये हमारे रेगुलेशन करती है किडनी की फंक्शंस को। 3 चीज़ें हैं, वेसोप्रेसिन, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस और एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अब सबसे पहले एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? एंटी मतलब कि डायूरेटिक मतलब कि वाटर, एंटी मतलब ऑपोजिट, हार्मोन मतलब वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है, वाटर को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता, हमारा जो यूरिन है उसे कंसनट्रेटेड होने देता है। और वाटर को जो भी अगर हमारी बॉडी में से बहुत सारा वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा होता है हमारी बॉडी में से, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो वाटर को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता गाइस। और जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है वो भी सेम रोल कर रहा होता है, वाटर को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देता। बट जो ANF है ये इन दोनों के ऑपोजिट वर्क कर रहा होता है, ये वेजो डायलेशन करता है। वेजो डायलेशन, ये दोनों वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, ये वेजो डायलेशन कर रहा है, हमारा यूरिन को ज़्यादा ज़्यादा एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है। पहले का इसमें आपको ये बता देती हूँ, एटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर है, ये एट्रिया ऑफ द हार्ट से सिक्रीट हो रहा होता है। एट्रिया ऑफ द हार्ट में जब भी हमने एट्रियाज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल का ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्लड फ्लो हो गया है थ्रू हार्ट को, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो क्या होगा, हार्ट जो है वो ये फैक्टर को रिलीज़ करेगा फ्रॉम एट्रियाज। हमें पता हार्ट में एट्रियल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, तो एट्रियाज में से एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज़ हुआ, फिर वो वेजो डायलेशन कर देता है, वेजो डायलेट हो गए। तो डायलेट हो गया वेज मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है, मतलब ब्लड जो है ग्लोमेरुलस को वो कम जाएगा, ब्लड कम गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हो गया, तो यूरिन का आउटपुट भी जो है वो डिक्रीज़ होना चाहिए। तो यूरिन का आउटपुट डिक्रीज़ लेकिन नहीं होता क्योंकि ये वेजो डायलेशन कर रहा होता है गाइस। वेजो डायलेशन मतलब डायलेट कर रहा होता है ब्लड वेसल्स को। सो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पे डायलेट हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्टेड नहीं रहती, डायलेट हो जाती हैं। अगर डायलेट हो गया, जैसे अगर ब्लड वेसल है वो डायलेट होगी तो इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ यूरिन आ गया ना गाइस, तो या ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ यूरिन है तो वो एक्सक्रीट आउट ईजिली हो जाता है। तो मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को एक्सक्रीट कर रहा होता है और ये कम यूरिन को एक्सक्रीट करता है। इसमें JGA एपरेटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। JGA एपरेटस जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस है, उसमें क्या है कि जो JG सेल्स होते हैं हमारी किडनी के अंदर, JG सेल्स होते हैं वो रेनिन सिक्रीट करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक बहुत पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है। वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ कर देता है और बाद में जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ कर देता है और एल्डोस्टेरोन को देन जो है एल्डोस्टेरोन को जो है वो सिक्रेट कर देता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर देता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन इज़ रीअब्जॉर्बिंग द सोडियम एंड वाटर, और फिर रीअब्जॉर्ब हो गया तो यूरिन कंसनट्रेटेड निकलता है। तो ये जो है इस पर बताया कि angiotensin 1 get converted to angiotensin 2, angiotensin 2 will get to release the aldosterone जो reabsorption of sodium and water कर रहा होता है। और this is mechanism जो रेनिन की वजह से हो रही होती है रेगुलर, इसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। और ये है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है, डायूरेसिस नहीं होने देता, डायूरेसिस वाटर की जो है सिक्रीशन वो नहीं होने देता फ्रॉम द किडनीज, ज़्यादातर वाटर सिक्रीट नहीं होता, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो वो है जो ये है ADH, ये जो है ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा होता है, फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो बेसिकली ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब भी ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जब भी वॉल्यूम चेंज होता है, फ्लूइड चेंज होता है, ये सारे जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर उन्होंने हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स दिए, हाइपोथैलेमस ने इसे रिलीज़ किया, ठीक है। और ये रिलीज़ होते हैं, कभी रिलीज़ नहीं होते, और इस टाइप से रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस होती हैं। मिक्चुरेशन प्रोसेस है, उसके बाद मिक्चुरेशन होता क्या है, मिक्चुरेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज द मिक्चुरेशन। तो प्रोसेस ऑफ दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन, एंड ये वॉलंटरी
सिग्नल्स के बेसिस पे सिक्रेट होता है, जो CNS हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम देता है। उसके बाद है हमारा कि कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, 1 से 1.5 लीटर एक्सक्रीट आउट होता है। उसके अंदर 25 से 30 ग्राम्स यूरिया होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है इस डायग्राम के हिसाब से कि यूरिया जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट सिक्रीट हो जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है यूरिन के बारे में हमें ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर यूरिन जो है अगर उसके अंदर ग्लूकोज है तो उससे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और अगर उसके अंदर कीटोन बॉडीज है तो उसे कीटोनूरिया कहते हैं। और ये इंडिकेशंस होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मतलब कि ज़्यादा फ्लो, और मेलाइटिस मतलब मीठा। तो ज़्यादा अगर फ्लो हो रहा होता है शुगर का, शुगर्स कौन सी होगी, ग्लूकोज, तो अगर ज़्यादा फ्लो होता है शुगर का, ग्लूकोज का, तो उसे डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं गाइस। तो मिक्चुरेशन प्रोसेस में क्या है कि हमारे पास हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, देन वी हैव द यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ब्लैडर है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा है, यहाँ पे हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। तो जब हमारे पास मिक्चुरेशन प्रोसेस आती है तो स्मूथ मसल्स जो है हमारा मिक्चुरेशन सिक्रीशन ऑफ यूरिन स्टार्ट हो जाता है। CNS के सिग्नल्स भी, CNS ने से सिग्नल्स दे दिए यहाँ से स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे सफिंटर्स होते हैं, एक्सटर्नल सफिंटर, इंटरनल सफिंटर। तो सफिंटर्स रिलैक्स हो जाते हैं, और सफिंटर्स रिलैक्स हो जाते हैं, एक होता है इनवॉलंटरी सफिंटर, एक होता है वॉलंटरी। तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, और देन यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द वे ऑफ द यूरेथ्रा। ठीक है गाइस। अब रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स है, ये बहुत ईजी है, ये चाहे आप मत भी करो। अदर ऑर्गन्स कौन से हैं, लंग्स है, लिवर्स है, किडनी, लंग्स है, लिवर्स है, किडनी तो हमारा मेन ऑर्गन हो गया, लंग, लिवर और स्किन हो गया। अब इसमें जो लिवर का रोल है ना ऑफ द एक्सक्रीशन, स्किन का हमें पता है, स्वेटिंग, लंग्स का कैसे, CO2 रिमूवल 200 मिलीलीटर्स पर मिनट, और लिवर जो है, लिवर से जो है कौन सी चीज़ें सिक्रीट आउट हो रही होती है, जो एक्सक्रीट हो रही होती है, वो है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स, NaCl मोड ऑफ यूरिया। ठीक है, ये सारा आप याद कर लेना। फिर उसके बाद हमारे पास है कि डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी बहुत ज़्यादा इजी हैं कि डिसऑर्डर्स, अगर यूरिया जो है ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया तो उसे यूरीमिया कहते हैं। यूरिया, एमिया मतलब कि ब्लड, तो यूरिया इन द ब्लड, यूरेमिया। अगर हमारा जो है किडनी फेल हो जाता है, अगर इसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाता है, और हमें करना पड़ता है हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस करना होता है। हीमोडायलिसिस क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक सेलोफिन ट्यूब, हीमोडायलिसिस डायलिसिस के ऊपर क्वेश्चन भी वो पूछते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एक बॉक्स है, उसके अंदर सेलोफिन ट्यूब है। आपको एक जनरल कंसेप्ट बता रही हूँ गाइस। तो ये हो गया सेलोफिन ट्यूब है, यहाँ पे एक पर्सन है, उसकी जो ब्लड वेन है, ठीक है, ब्लड है उसके जो मतलब यहाँ उसके आर्म है ना, ये उसकी आर्म है, आर्म में से ब्लड है। तो हमने किडनी तो फंक्शन नहीं कर रही, तो हमने ब्लड किसी भी आर्टरी से लिया, आर्टरी से ब्लड जो है कनेक्ट किया इस हीमोडायलिसिस सिस्टम से। हीमोडायलिसिस सिस्टम में सेलोफिन ट्यूब है, इसके अंदर एक फ्लूइड है, फ्लूइड का जो है सेम कंसंट्रेशन है, और सब कुछ सेम है उसका एज़ कम्पेयर टू अवर ब्लड, तो सब कुछ सेम है। बस ये है कि इस फ्लूइड, डायलेटिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंसेस नहीं है जो हमारे ब्लड यहाँ से मूव करेगा, तो वेस्ट सब्सटेंसेस सारी इस फ्लूइड के अंदर चले जाएंगी। ठीक है, तो फ्लूइड के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस चले जाएंगी, और यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, वेस्ट सब्सटेंसेस फ्लूइड के अंदर चलेगी, और फिर हमने वेन्स से उस फ्लूइड को हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से अंदर ले लिया थ्रू द वे ऑफ द वेन्स। इसमें ये याद रखना कि जब हमने इसमें से हमने रेगुलेट और बाहर निकालना है हमारा ब्लड को, तो हमने एंटी हेपेरिन इसमें हेपेरिन डालना है, और उसके बाद हमने एंटी हेपेरिन इसके अंदर डालना है। एंटी हेपेरिन और हिपेरिन इज़ अ ब्लड कोएगुलेटर। ठीक है, हिपेरिन इज़ अ एंटी ब्लड कोएगुलेटर, एंटी हेपेरिन डालना है ताकि हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ नहीं है ना, तो हमने उसे काउंटर करंट करना है। अब सेकंड इज़ रीनल फेलियर हो जाता है, रीनल फेलियर हो जाता है तो हमें ट्रांसप्लांट करना होता है। ट्रांसप्लांट करने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इम्यून सिस्टम जो है होस्ट का वो रिजेक्ट ना करे उस चीज़ को। फिर रीनल कैलकुलस है, अगर स्टोन्स फॉर्म हो गए, ठीक है, स्टोन्स फॉर्म हो गए, स्टोन्स जो फॉर्म हो सकते हैं वो एक्सुलेट स्टोन हो सकते हैं, किडनी के अंदर फॉर्म स्टोन्स है उसे रीनल कैलकुलस कहते हैं। और अगर जो है इन्फ्लामेशन हो गई ऑफ द ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी तो उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, नेफ्रॉन्स की इन्फ्लामेशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यूरीमिया मतलब यूरिन इन ब्लड, दैट देयर इज दिस। कैलकुलाई मतलब स्टोन्स, कौन से स्टोन्स हो सकते हैं, कैल्शियम स्टोन्स, ऑक्सैलेट स्टोन्स। ठीक है, और देन देयर इज दिस पेल्विक रीजन की इन्फ्लामेशन हो सकती है। अगर पेल्विक रीजन की इन्फ्लामेशन हो रही है नेफ्रॉन के अंदर तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस कह सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट अ जनरल समरी ऑफ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम। पूरा चैप्टर हो गया गाइस। आई होप लॉकडाउन आपका अच्छा जा रहा है।